All right, so today we will be discussing about the auto transformer. I will add one more page in this for auto transformer. ऑटो ट्रांसफॉर्मर जिसको हम डीमर भी कहते हैं, ये ऐसी चीज है जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट उसका जो वर्किंग है इन डिटेल वो हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो डीमर भी हम ऑलरेडी यूज प्रैक्टिकल में डीमर यूज किया था। किसके लिए यूज किया था डीमर? हाँ, वोल्टेज को सप्लाई में आया था ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया? स्टेप डाउन, यस, स्टेप डाउन तो किया उसने, बट स्टेप डाउन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में नहीं किया ना। 230 उसको वोल्टेज जो फिक्स था हमारे पास 230, उसको हमने वेरी किया। ग्रेजुअली हमने उसको 0 to 230 पे लेके गए, और इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने उसको 0 से जितना फुल लोड करंट फ्लो होना चाहिए था उसके लिए जितना वोल्टेज जरूरी है उतना ही बढ़ाया। तो डीमर का या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या है कि आप उसका वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट ये वेरी करना, आपने एक पोटेंशियोमीटर भी देखा है, उसमें भी आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलता है, बराबर। बट पोटेंशियोमीटर में जो इस तरह से होता है कुछ, पोटेंशियोमीटर या इसको हम क्या कहेंगे, रियोस्टैट, जो आप लैब में यूज करते हो, वेरिएबल रियोस्टैट। तो उसका कैसा रहता है सर्किट डायग्राम? इट इज अ रियोस्टैट, रेजिस्टेंस है ये हम पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस दे देते हैं, एंड देन वी टेक द वोल्टेज व्हिच इज नेसेसरी फॉर अस। ओके, दिस माइट बी V1, दिस माइट बी V2, ओके। बट पोटेंशियोमीटर में V2 इज ऑलवेज लेस देन V2 का भी हमें V1 से ज्यादा मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं। प्लस इसमें ये जो करंट है ये पूरे पोटेंशियोमीटर में से जाता है। अगर ये I1 है सो देयर विल बी I1 स्क्वायर R लॉस, वो लॉस होने वाला है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इससे कैसा डिफरेंट है कि आपको वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो, यू कैन इवन गेट वोल्टेज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बिकॉज़ इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये एप्लीकेशन हमने देख लिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, बट उसका एक्चुअल आइडिया कि कैसे ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हाउ दे थॉट ऑफ इट, या कैसे ये इवॉल्व हुआ, वो अभी हम देखते हैं। सो कमिंग टू द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले हमने एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है। 2 वाइंडिंग जो हमें पता है वहां से हम चालू करेंगे, ठीक है। 2 वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये हमने पढ़ा है, करेक्ट। कैसा स्कीमेटिक डायग्राम है इसका? यू हैव अ कोर, करेक्ट, ये उसके लिम्स है, एंड देन ऑन वन लिम्ब यू हैव द प्राइमरी वाइंडिंग, and on the other limb I am drawing it as a step down transformer now. Okay, so यहाँ पे हमारा V1 है एंड यहाँ पे V2 है, करेक्ट। ये हमारा नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सपोज ये कोर को ऐसा ना रखते हुए एक सिंगल कोर मैंने ले लिया, ये भी कोर ही है। फ्लक्स मतलब एक्चुअली इसमें से रोटेट नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा था कि कोर मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज, तो जरूरी नहीं कि कोर ऐसा ही होना चाहिए, कोर कोई भी शेप में हो सकता। तो ये कोर है और इस पे मैंने ये प्राइमरी वाइंडिंग वाउंड की,
inbuilt one. Okay, this is V1 and I'm keeping the number of turns same. This is V2. So in primary there are around 6 number of turns. In secondary there are 3 number. Same work करेगा. कुछ चेंज नहीं है. फंक्शनली कुछ मैंने चेंज नहीं किया. सिर्फ मैंने कोर का शेप चेंज किया. इसमें हमने क्या लिखा था? टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जिसको हम क्या कहते हैं? K. राइट, स्मॉल k. यहाँ पे हमारे पास और एक टर्मिनोलॉजी थी जिसको हमने EMF पर टर्न कहा. EMF पर टर्न क्या है? हाँ, कितना लिखूं यहाँ पे EMF पर टर्न? ये V1 है. आई एम अज्यूमिंग बाय इग्नोरिंग द ड्रॉप्स. E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2. तो EMF पर टर्न क्या आएगा? EMF इंड्यूस पर टर्न क्या आएगा? हाँ, it was E1 upon N1. Now we have ignored the impedance drops. So हम लिख सकते हैं V1 upon N2. Sorry, V1 upon N1. Okay. And what about secondary? V2 upon N2. और वो किससे इक्वल होता है? EMF पर टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के सेम होते हैं. इफ यू रिमेम्बर, इसका हमने प्रूफ भी है हमारे पास. So this EMF per turn is equal to EMF per turns of secondary V2 upon N2. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सेम ही हम रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअली. हो गया? ओके. तो यहाँ पे भी ये सेम एप्लीकेबल होगा. हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है. इधर V1 दिया है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, मतलब अभी के लिए 6, एंड इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N2. So no change from here to here. Correct? Okay. Now let's take a step further. ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है एंड ये V1 हम यहाँ पे अपना करते हैं. राइट? तो इसका EMF पर टर्न क्या आया? EMF पर टर्न कितना हुआ? V1 upon N1. Correct? V1 upon N1. Now let's consider these 3 turns. 3 turns मतलब हमारा ऊपर ये क्या था? N2, N1 equal to 6 था and N2 equal to 3 था. तो अभी मैंने ये N1 में से ही 3 टर्न as N2 can take. N2 नंबर है ना, 3 टर्न्स मैंने N1 में से लिए. तो इसमें I'll name this part. This is, let's say this is part A, so point A. This is point B and this is point C. तो AB में भी 3 नंबर ऑफ टर्न है, BC में भी 3 नंबर ऑफ टर्न है एंड AC में how many number of turns are there? 6 number of turns है. Okay? EMF per turn मेरा ये है. So in this BC section, there are N2 numbers of turns. Okay. Therefore, EMF induced in BC
ईएमएफ इंड्यूस क्या रहेगा, एक टर्न में इतने हैं, तो ये टर्न में कितने आएंगे, V1 अपॉन N1 इंटू एक टर्न में इतने हैं ना पर टर्न, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स में कितने आएंगे, क्या ये समझा ना, सही है ना ये, क्या गलत लग रहा है, सही है। सो V1 अपॉन N1 इंटू N2 इक्वल टू क्या होगा, जरा हम ऊपर देखते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा है, V1 अपॉन N1 इंटू N2 क्या होगा, V2, उसका मतलब कि इसमें भी V2 इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, करेक्ट। सो रादर देन हैविंग एक कंप्लीट वाइंडिंग, ये N2 जो है जैसे यहाँ पे बताया है, ये N2 एक कंप्लीट वाइंडिंग सेपरेट वाइंडिंग करने से अच्छा है, ये सेम वाइंडिंग में मैंने उतने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, तो यहाँ पे मुझे V2 मिला, दिस इज ऑटो ट्रांसफर, दिस इज ऑटो ट्रांसफर। नाउ द मेजर डिफरेंस, अभी ये और ये सेम नहीं कह सकते हैं, हमने क्या किया, हमने इसी में से N2 निकाला, मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था नहीं, they were magnetically coupled, but in this there is electrical, मतलब in auto transformer the EMF induced or the power transfer from primary to secondary, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से कंडक्शन से भी होगा, and this part of coil and this part of coil they are not electrically connected, they are magnetically coupled, तो वो इंडक्शन से भी होगा। तो देयर इज नो, जो हम ट्रांसफार्मर में कहते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, वो ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? बट दिस बी पॉइंट, अगर ये मैंने वेरिएबल रखा, अगर मैं ये मूव कर सकती हूँ बी पॉइंट, so by moving this point what will change, V2 will change, EMF per turn will remain same, बट नंबर ऑफ वाइंडिंग को अगर वेरी किया तो ये सेकेंडरी का वोल्टेज वेरी होगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑटो ट्रांसफार्मर, हमें एक सेकेंडरी पे वेरिएबल वोल्टेज मिले। अगर मैंने सप्लाई ये साइड दिया, इसको अगर सप्लाई दिया नहीं, तो लेट्स गो बैक टू दियर ट्रांसफार्मर, इसको मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ पे भी V1 आता है, बराबर, इसमें अगर मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ पे भी V1 आएगा, इसको मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ पे भी V1 आना चाहिए, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो पोटेंशियोमीटर में हम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके, नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स।
बहुत सिंसियर है अब फटाफट दौड़े मारते हैं तो ये कहीं ऊपर ही एक पहले नहीं हेलो माइक कैसे हो गया ये? Draw this as well. और पता होना चाहिए कैसे ये बॉल होगा.
On the right hand side of this, यहाँ पे हम लिख सकते हैं that two windings, मतलब कौन से windings? Primary and secondary are electrically isolated and magnetically coupled. Therefore, power transfer is through induction only. दिख रहा है ये? कलर चेंज करो. And here, यहाँ पे क्या है? One complete winding. And part of it forms, यहाँ पे secondary है, अगर ये step up होता तो primary होता. Part of it forms secondary in case of step down or primary in case of step up. Therefore, no electrical isolation between primary and secondary. And therefore, power transfers through ट्रांसफॉर्मर है तो इंडक्शन होगा ही, इंडक्शन, बट इंडक्शन के साथ साथ एज वेल एज कंडक्शन.
Alright. Now let's draw a proper diagram of this auto transform. And let us consider it is a step down auto transform. Now this is my core. Let's draw the windings. So now I'm not considering 6 windings, but more than obviously the 6 windings. So you can start drawing it along with me. तो हमने सबसे पहले जो पोलैरिटी डॉट कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट किया था वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, so that is applicable here also. So let's say
I1 in at this particular moment, I1 is flowing in this condition. तो प्राइमरी में जिस डायरेक्शन में या जिस टर्मिनल पे करंट एंटर करता है उसको हम डॉट पोलैरिटी दे देते हैं, एंड सेकेंडरी में जिस टर्मिनल से करंट एग्जिट होता है उसको हम डॉट पोलैरिटी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में बात करेंगे। तो दिस कंप्लीट n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, और इसमें हमारा ईएमएफ पर टर्न विल बी E1 अपॉन N1, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, हमने वोल्टेज दिया, फिर करंट फ्लो हुआ, उसके बाद फ्लक्स सेटअप होगा। फ्लक्स इस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटरी राइट हैंड। So current is flowing in this direction, it should go downward. Okay, so let me draw that flux. ये जो फ्लक्स जा रहा है, it is going downward. This is the direction of flux. Okay. Now what will happen due to this flux? ये फ्लक्स की वजह से क्या होगा, EMF सेटअप होगा, एंड हमें पता है ये EMF जो है वो सेम पोलैरिटी रहता है V1 के इसके साथ, करेक्ट। तो E1 का पोलैरिटी तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दिस इज म्यूचुअल फ्लक्स। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था, डायरेक्टली। उसके बाद क्या होगा, हाँ, फ्लक्स विल लिंक विद द सेकेंडरी। अभी देयर इज नो सेपरेट सेकेंडरी, तो फ्लक्स ने पूरे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक कर लिया है। अभी हमने यहाँ से वोल्टेज ली, हमने लोड कनेक्ट। अभी ये जो करंट है I1 इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अभी इसमें भी I1 फ्लो होगा, पूरे वाइंडिंग में I1 फ्लो होगा। तो यहाँ के पार्ट में भी I1 फ्लो होगा, यहाँ से I1 वापस चला जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मैंने लोड लगाया है सेकेंडरी में, तो वो जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सेम फ्लक्स का डायरेक्शन तो सेम है, ये करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड। सो लेट्स यूज, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, तो करंट कौन से डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा। सो दिस करंट यहां से बाहर निकलेगा, मतलब वो, तो क्या करूं, डॉट यहाँ पे डाल दूं, ओके। हाँ, डॉट यहाँ पे, तो ऑब्वियसली करंट जो है I2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ओके। तो I2 इस डायरेक्शन में, बताओ I2, करेक्ट। अब ये I2 कौन से पार्ट में से, अभी मैंने नाम दिया है ABC, I2 कौन से पार्ट में से फ्लो होगा, ओनली BC, इट विल नॉट गो इन AB में जाने का कोई रिलेशन नहीं है। तो BC पार्ट में I2 फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वाइंडिंग, हाँ, यहाँ से भी I2 ऐसे ही फ्लो होगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग को अगर मैंने जूम किया, दिस इज द वाइंडिंग, इसमें राइट टू लेफ्ट एक करंट जा रहा है I1, एंड लेफ्ट टू राइट दूसरा करंट जा रहा है I2। So what will be the total current in this winding, BC part? ये and this winding मतलब ये BC part के सारे windings में यही होने हैं। So in I'll write here, in one of the BC part winding turns, अभी बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन हमने देखा था दैट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था वो अभी भी सेम है। We had that transformation ratio. Let's write that V2 upon I2, V2 upon N2 is equal to V1 upon EMF per turn लिखा हमने,
V2 upon V1. V2 upon V1 is equal to N2 upon N1. ये था हमारा K, right? करंट का रिलेशन हम कैसे लिखते हैं? I1 upon I2. मतलब अगर मेरा प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो प्राइमरी करंट कैसे रहेगा? कम रहेगा. एंड अगर मेरे ऑब्वियसली सेकेंडरी, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो सेकेंडरी वोल्टेज कम है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो सेकेंडरी करंट कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा. सो इन दिस वाइंडिंग नाउ वी हैव I2 गोइंग हियर, I1 गोइंग हियर. सो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा? देयर विल बी वन करंट, हाँ, बट वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? I2 इज ग्रेटर देन I1 ना, इसीलिए वो I2 के ही डायरेक्शन में जाएगा. एंड इसका वैल्यू क्या होगा? I2 माइनस I1. So current flowing in BC part is actually I2 minus I1. Is that clear? Okay. Now considering this transformer, हमने अभी efficiency के भी numericals देखे हैं. तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी इज जनरली एट फुल लोड, इट इज जनरली अराउंड 95, 98, around 100. Okay, so we can consider that, considering there are negligible losses. Can I write input is equal to output? Negligible losses है, therefore input is equal to output. Now what is the input? Input power is equal to output power. Input power कितना है? What is the formula? What is the formula of input power? हाँ? क्या? इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या है? अरे अभी तो लॉसेस गए ना. इनपुट पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? Vi cos थीटा. तो अभी व्हाट इज वोल्टेज एट इनपुट साइड? V1, करंट I1 इनटू cos थीटा 1 इक्वल टू V2 I2 cos थीटा 2. नाउ अगर हमने लॉसेस पूरी तरह से निग्लेक्ट किए हैं, सो ऑब्वियसली हमने इंपीडेंस ड्रॉप भी निग्लेक्ट किया है, जिसके वजह से सिंस इंपीडेंस ड्रॉप्स, तो मतलब वो x के वजह से, r के वजह से ड्रॉप्स होंगे, आर निग्लिजिबल. वी कैन से cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2. cos theta equal to cos theta 2. Therefore, V1 I1 is equal to V2 I2. Correct? And therefore, V1 by V2 is equal to I2 by I1. वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में लिया है. दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? ये कौन सा रेशियो है? टर्न्स रेशियो. टर्न्स रेशियो को हम क्या लिखते हैं? A. एंड देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को क्या लिखते हैं? वो भी हम लिख सकते हैं इधर. V2 by V1 is equal to I1 by I2 is equal to K. Okay? लिख लिया ये? लिखो.
Done? Okay. Now, as we have discussed, कि इसमें जो power transfer होता है in the auto transformer, it happens because of induction as well as conduction. So total power transfer, अभी हमने losses neglect किए हैं, तो जो power हम input देंगे वही output में आएगा, and output का थोड़ा part जो है वो induction से आएगा, थोड़ा part जो है वो transformation conduction से आएगा. So power transfer or total power input, power transferred from primary to secondary will have two parts. एक part क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, या ट्रांसफॉर्म पावर. और दूसरा है कंडक्टेड पावर. अब ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में हम रेटिंग, पावर रेटिंग किसके टर्म्स में देते हैं? यूनिट क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेटिंग VA. ओके, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म VA एंड कंडक्टेड VA भी कह सकते. अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में होने? लुक एट द डायग्राम व्हिच यू हैव ड्रॉन. इसमें हमने पार्ट्स के नाम दिए हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में हो रहा है? और कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा? पार्ट आएगा इसमें. पार्ट ए बी है, BC है ना. हाँ, तो पार्ट बोलो. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऊपर वाला पार्ट है ना, जहां से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? AB. हाँ, फ्रॉम AB टू BC, करेक्ट. एंड कंडक्टेड फ्रॉम BC से ही है ना, BC टू BC ओनली. वहां पे ही हमें आउटपुट पावर मिल रहा है ना, BC के अक्रॉस. So can we write the formula for transform VA? ट्रांसफॉर्म VA का क्या फॉर्मूला होता है? VA का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट. ओके, तो ट्रांसफॉर्म VA में जब मुझे पता है ये AB से आया है, मतलब AB में जो पावर है दैट इज ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली बाय इंडक्शन, वी आर इग्नोरिंग द लॉसेस. तो कितना वोल्टेज होगा AB में? VAB एंड करंट इज IA. नाउ वी विल सी ये क्या है VAB और IA. सबसे पहले इजी IAB बता सकते हो आप? लुक एट द डायग्राम. करंट गोइंग इन AB पार्ट कितना है वो? I1. Easy. What about VAB? Potential difference across AB part. What is the potential difference across AB part? This VAB is equal to VAC minus VBC. देखो डायग्राम समझ में आया? ये समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? समझा हर्षल? ओके, VAB मतलब जो ऊपर वाला पार्ट उसका वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज माइनस नीचे का वोल्टेज. So it is VAB minus VAC. Now what is VAC?
VAC के अक्रॉस कितना वोल्टेज है पूरे वाइंडिंग के अक्रॉस V1 एंड VBC के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V2. So it is V1 minus V2. So can I put it here? VAB as V1 minus V2 and IAB कितना है अपना I1. Now from this ये जो हमने ऊपर लिखा है कि हमारा जो पावर ट्रांसफर कंप्लीटली हो रहा है अभी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट सो आउटपुट VA हाँ इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म VA प्लस कंडक्टेड VA ओके ट्रांसफॉर्म VA plus conducted VA now what is the output VA आउटपुट VA कितना है वहां का वोल्टेज इनटू करंट कितना है वोल्टेज एंड करंट आउटपुट it is V2 I2 okay so can I write it as this is actually VBC into IBC na which is equal to V2 I2 okay which is equal to अभी ट्रांसफॉर्म VA कितना है हमें मिल गया है so can I put it here V1 minus V2 into I1 plus conducted VA अभी तक मुझे पता नहीं है Now can you find out what is conducted VA? कैसे निकालेंगे conducted VA? ये फॉर्मूला मिल गया ना अभी अपने क्या करोगे हाँ कंडक्टेड भी इधर है ना मैं उसको इधर लेके आई हूँ ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा इधर लेके जाना पड़ेगा सो V2 इंटू I2 माइनस V1 माइनस V2 इंटू I1 ये पार्ट इधर लेके आए बस अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो ब्रैकेट्स ओपन करो देखो क्या मिलता है क्या करोगे पहले ये लिखा ना ऊपर का सबने हाँ क्या लिखूं V2 I2 माइनस V1 I1 प्लस V2 I1 बाहर माइनस है तो अंदर का माइनस चेंज हो जाएगा Now can I write this V1 I1 as something ऊपर हमें कुछ लेना है हाँ since V1 I1 is equal to
V2I2. This will be equal to V2I2 minus V2I2 plus V2I1. अभी क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? V2I2 will get cancelled and this will be equal to V2I1. So total power में से जो conducted लिए है that is equal to V2I1 and जो transform लिए है that is V1I1 minus V2I1. ओके अभी मुझे इसका जो परसेंटेज है निकालना है मतलब कितना परसेंट कंडक्टिव लिया है और कितना परसेंट ट्रांसफॉर्म लिया सो पहले कंडक्टेड का निकालते हैं कंडक्टेड लिए अपॉन टोटल कंडक्टेड भी अभी कितना मिला मुझे V2I एंड टोटल भी है कितना है यू कैन आइदर राइट V1I1 और V2I2 कोई भी लिख सकते हो ठीक है सो लेट अस राइट V1I1 तो क्या होगा I1 will get cancelled and this will be equal to V2 upon V1 which is nothing but the K. अगर मैंने यहाँ पे V2I2 डाला होता तो क्या होता V2 would have been cancelled and ये बचता क्या I1 upon I2 वो फिर भी K ही है Similarly, find out transform VA upon total VA. Transform VA कितना है? V1I1 minus V2I1 upon. Now you can put anything. Let's say V1I1 ही अगर हमने डाला. पूरा सॉल्व करके बताओ क्या हुआ आगे आगे बोलो इसको क्या करेंगे हाँ V1I1 upon V1I1 करेक्ट माइनस V2I1 upon V1I1 ओके फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बी 1 0 मत कर देना उधर फिर क्या होगा I1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा है इट इज K ओनली सो कैन आई राइट दिस एज 1 minus K Correct?
इसके बाद हमें एडवांटेजेस करने हैं ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर द डिवाइडिंग ट्रांसफॉर्मर. We'll take a short break and then we'll continue. एक वायर लेता है मल्टीप्लाई तो एक भी लगाया चलेगा एक भी लगाया हाँ and
आ गए सब लोग? So now let's talk about the advantages. अभी obvious advantage क्या लगता है आपको auto transformer का obvious advantage? हाँ हाँ, वो उसका एप्लीकेशन है, उसके लिए हम एक्चुअली हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर की वोल्टेज वेरी करने के लिए यूज करते हैं। वो टैपिंग जो बताया ना, तो अलग अलग टैपिंग से तो उससे भी वोल्टेज वेरी होता है, बट ऑब्वियसली उसको घुमाना है। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज गॉट सम अदर एडवांटेजेस आल्सो ना। अभी हमने जो डायग्राम वगैरह ड्रॉ किए, उसमें से आपको क्या लगता है एडवांटेज ओवर दी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? हाँ, हमने जो एक वो इवोल्यूशन की डायग्राम निकाली थी, हाँ, उसमें जो सेकंड स्टेप था कि एक कोर पे दो वाइंडिंग्स थे अलग अलग N1 N2, और फिर हमने वो N2 को निकाल दिया। तो क्या ऑब्वियस एडवांटेज क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का? देयर इज सिंगल वाइंडिंग, सो लीकेज फ्लक्स okay, losses will be less, yes, leakage flux will be less, correct. और हाँ, बोलो ना। ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा। क्यों ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा? एक ही वाइंडिंग है तो ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा। ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर ये सारे करेक्ट है, बट फिर भी मैं अभी लिख नहीं रही हूँ बिकॉज मेजर एडवांटेज कोई और है। इसके पहले कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। हमें स्पेस कम लगेगा, लीकेज फ्लक्स तो कम होगा ही, और सबसे पहले यूजुअली आपको क्या लग रहा है? देखिए दो डायग्राम, वो डायग्राम देखो, दो डायग्राम्स, और बताओ क्या लग रहा है? कमर्शियली सोचो थोड़ा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से नहीं। ऑफ कोर्स, जो क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये? व्हाई इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव है? क्यों है? हाँ, because you require lesser material, so there is a great material saving. कौन सा मटेरियल सेव हो रहा है? एक्चुअली कॉपर मेन सेव हो रहा है, जिसकी वजह से कोर भी सेव। ओके, तो सबसे पहले मटेरियल सेविंग में अभी हमें ये सिर्फ मटेरियल सेव हो रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा क्या कि कितना सेव हो रहा है कंपेयर टू, बिकॉज़ हम कंपेयर कर रहे हैं कंपेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कितना मटेरियल लगता है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना मटेरियल लगता है। तो हम ये मटेरियल कितना लगा ये हम कैसे मेजर करते हैं? इन विच यूनिट डू वी मेजर दैट? ये यहाँ पे इतना कॉपर लगा, यहाँ पे इतना कॉपर लगा, किसको ना किसमें नापेंगे? वेट में नापेंगे। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? और आई राइट दैट सबसे पहले जो हम मटेरियल सेविंग है, विल कंसीडर द कॉपर मटेरियल। कॉपर मटेरियल किसके लिए यूज होता है? हाँ हाँ, तो कॉपर मटेरियल, वेट ऑफ कॉपर, व्हाट इज द फॉर्मूला? और वेट ऑफ एनीथिंग, नॉट कॉपर ओनली, वेट ऑफ, वेट का फॉर्मूला क्या है? किस पे डिपेंड करता है वेट? मास। हाँ,
Consider we are calculating it in zero gravity, so weight is equal to mass. तो मास का फॉर्मूला है, वेट का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला। एक छोटा ब्लॉक में एक बड़ा ब्लॉक में किसका वेट ज्यादा रहेगा? क्यों? हाँ, एरिया 2D है का 3D है थे? इट इज 3D। एरिया होता है क्या 3D में? इट इज वॉल्यूम। सो पहली चीज तो हमें मिल गई विच इज वॉल्यूम। कॉटन, अगर एक सेम ब्लॉक्स लिए हमने, सेम बॉक्सेस लिए, एक में कॉटन भरा और एक में गुड़ भर या लेट से आयरन भर, किसका वेट ज्यादा होगा? क्यों? दैट्स द डेंसिटी। So weight is equal to volume into density. Now considering हम ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर में, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी का है। सो कंसिडरिंग सेम ग्रेड copper for both the transformers. अभी both the transformers मतलब पता चलेगा ना, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होगा? कॉपर अगर सेम है तो क्या होगा? कॉपर का कौन सा प्रॉपर्टी हमने इधर लिखा है, या मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी है इसमें? डेंसिटी। तो डेंसिटी विल बी सेम, therefore density will be same in both the cases. तो वेट किस पे डिपेंड करेगा? वेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली weight is proportional to volume. Now let's concentrate on volume. किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं अभी हम लोग? We are finding the volume of copper coil. फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू cross section area into length. It is A into L. It is like a cylinder ना, ये सिलेंडर के जैसा है ना, तो it is A into L, where A is cross section area and L is length. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम। ये वायर है, सपोज एक कॉइल है, ठीक है, ये L इसका लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये इट इज A, ऑलराइट? A into L। ये कैसा आया फॉर्मूला बता? यही एरिया को हमने L टाइम्स रिपीट किया, ठीक है, ऑलराइट। सो L, A एंड L पता चल गए। अभी ये वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L, तो A किस पे डिपेंड करता है?
एंड L किस पे डिपेंड है? एक कॉइल जो हमने सिलेक्ट की है फॉर सर्टेन पावर रेटिंग, ओके, whatever how we select the coil. तो क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन करंट कि इसमें से कितना करंट जाने वाला है, उस पे हम कहते हैं ना लैब में डू नॉट यूज फ्लेक्सिबल वायर, जहां पे हमारा करंट फ्लो होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, एंड लेंथ किसको प्रोपोर्शनल है? सपोज ये कोर है, ऐसा ही कोर दिखा था हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में, या फिर ये एक लिंक है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और इसको हम ऐसे वाइंड करते हैं, तो ये कितना लेंथ लगेगा ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? सो this cross length of this coil will be proportional to whom? It will be proportional to number of turns alright, so just we'll have a short recap. हमने कहां से चालू किया? मटेरियल सेविंग के लिए हमने पहले कॉपर मटेरियल कंसीडर किया जो वाइंडिंग के लिए यूज होता है, तो वेट ऑफ कॉपर विल डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड डेंसिटी, बट हम सेम ग्रेड का कॉपर कंसीडर कर रहे हैं दोनों ट्रांसफार्मर्स के लिए। सो वेट ऑफ द कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अभी हमें पता चला दैट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू करंट and length is proportional to number of turns because हमारा कोर is uniform, वो कहीं पे ऐसे 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 नहीं जाता। So length is dependent on number of turns. अभी मुझे ये जो हमने डिराइव किया है, I have to apply it. तो सबसे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर को ही अप्लाई करेंगे because वो हमने अभी भी पढ़ा। So considering ऑटो ट्रांसफार्मर, मुझे क्या चाहिए? करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा कैसा था? आई क्विकली ड्रॉ इट कंसीडरिंग कितने पार्ट्स थे हमने वो वाइंडिंग के दिखाए थे? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर ही कंसीडर कर रही हूँ। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। क्या क्या नाम दिए थे वो पार्ट्स को? A, this is A, this is B and this is C. Okay. तो क्या थ्रू आउट ये वाइंडिंग मेरा करंट सेम था क्या? नहीं था ना करंट सेम। तो मुझे करंट अगर सेम नहीं है तो ये इनका वेट मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए, बिकॉज करंट अगर सेम नहीं है so I cannot have the same winding type of winding. Okay, so let's consider the AB part. Okay, so let's write down weight of copper in AB part. Weight of copper in AB part. Weight किसको proportional है? Volume. So it is proportional to volume in AB part. Volume is equal to what? Area and length. अभी एरिया किसको प्रोपोर्शनल है? करंट को IAB एंड लेंथ किसको प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स NAB. Okay. So finally I can conclude that total weight AB is proportional to IAB into NAB. Now tell me what is IAB? करंट जा रहा है ना इधर से, this is I1, this is I2
और ये जो बीच का करंट था उसको हमने क्या लिखा था, I2 माइनस I1 था ना वो। IAB कितना है, I1, एंड NAB कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन AB पार्ट, N1 माइनस N2। दिस कंप्लीट ये कितना है, N1 है एंड ये N2 है, तो AB पार्ट में कितने आएंगे, N1 माइनस N2। Similarly, can you find out weight of copper in BC part किसको proportional है? चलो WBC फाइंड करो इसका proportion। डायरेक्ट कितने बोला आपने, बड़े से ठीक है। हाँ WBC ये क्यों ऐसा है, WBC is proportional to whom, volume of BC part, which is equal to area of BC part into length of BC part. So can I write it directly? WBC is proportional to IBC into NBC. Okay, and what is IBC into NBC? IBC कितना कहा अभी, I2 minus I1, and what is NBC? N2। हाँ N2 है ना, BC में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, done. So what is the total copper, weight of total copper, weight of total copper is equal to WAB plus WBC so this is proportional to, what is WAB proportional to, अभी डिराइव किया है ना हमने, I1 N1 minus N2 plus I2 minus I1 upon N2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो
हाँ, I1N1 माइनस I1N2 प्लस I2N2 माइनस I1N1 क्या हो सकता है आगे? क्या होगा फिर आगे? What is this I1N1? क्या कहते हैं हम इसको? I into N. करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कहा था? करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमने वो सेकेंडरी करंट के बाद डिस्कस किया था आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। वो तो बहुत लंबा हो गया, बट करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? इट इज MMF. So I1N1 is the MMF in primary. I2N2 is MMF in secondary. और वो जो जहां से डेरिवेशन आया था, that MMF in primary is equal to number of MMF in secondary. So we can write that I1N1 ये I2N2 को I1N1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? Since I1N1 is equal to I2N2, this is still a transformer. ये ट्रांसफॉर्मर ही है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि MMF linking with the secondary and primary was same, because flux linking with primary and secondary was same almost. Leakage वगैरह होता है, but majority of the part is same. So MMF is going to be same. तो हम यहाँ पे क्या होगा अभी? Therefore it is proportional to, फाइनल बताओ क्या है? ये I1N2 यहाँ पे 2 बार है, फिर करो क्या आता है मुझे फाइनल बताओ। मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है इसका? और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? ये लिखो, उसको रिप्लेस करो I2N2 को I1N1 से, आगे लिखो प्रोपोर्शनल टू I2N1 को करना है। ये बताओ ना, नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा इधर। ये I1N1 है और ये भी I1N1 हो जाएगा। फिर ये क्या लिखूं इधर? 2I1N1 माइनस ये दोनों सेम है 2I1 into N2, so this is proportional to 2I1 N1 minus N2। यहाँ पे आप इसको भी रिप्लेस कर सकते थे I2 N2 से, बट फिर उस केस में यहाँ पे क्या था? 2N2 I1 minus sorry I2 minus I1। Anything will do। अभी ये हुआ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का वेट कितना है।
अब हमें इसको किससे कंपेयर करना है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर को किससे कंपेयर करना है? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अभी मुझे पता है दैट वेट इज प्रोपोर्शनल टू वेट इज प्रोपोर्शनल टू whom? ये डायरेक्ट किया ना इधर, कितना डेरिवेशन किया ना हमने। वेट इज प्रोपोर्शनल टू whom सीधा बता दो वेट को क्या है? करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास कितने वाइंडिंग्स हैं? दो वाइंडिंग्स है। तो प्राइमरी में, प्राइमरी का जो वेट है W प्राइमरी इज प्रोपोर्शनल टू whom? W primary is proportional to whom? I1 N1 current into number of turns I1 N1 and in secondary WS is proportional to whom? I2 N2. Therefore, total weight is proportional to I1. Sorry, ये बीच में हो गया ना. Total weight is proportional to whom or is equal to what? WP plus WS. Total weight of copper is equal to WP plus WS, which is proportional to I1 N1 plus I2 N2. फिर this is equal to तो ये I2 N2 को हम I1 N1 से रिप्लेस कर सकते हैं ना, MMF सेम है, तो कैन आई राइट इट एज 2 I1 N1. अगर नहीं समझ रहा है तो ये वापस लिखो, I2 N2 is equal to I1 N1. Right? So now we can compare. अभी मेरे पास एक फ्रैक्शन है या ये एक पैरामीटर है जो W weight of copper in auto transformer को proportional है and ये weight of copper in two winding transformer को proportional है. So I can compare it. So compare करने के लिए हम हमेशा रेशियो लिखते हैं, weight of copper in auto transformer divided by weight of copper in two winding transformer. इसको हम कहेंगे W auto so these are the ratios. ये ratios है तो proportionality हम directly लिख सकते हैं. ऊपर क्या आएगा 2 I1 क्या आया था वो 2 I1 N1 minus N2 upon 2 I1 N1 ये ऊपर आया है ना जो डिराइव किया है हमने. फिर इसके बाद अब करो एक आगे और
डन। क्या आया इसके आगे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर n1 अपॉन n1 मतलब n1 अपॉन n1 क्या आएगा? 1 माइनस n2 अपॉन n1. Now what is n2 upon n1? It is k. So can I write that W मतलब copper, weight of copper in auto transformer is equal to 1 minus k into weight of copper in two winding transformer. ये इधर डिनोमिनेटर इधर लेके गए. ये डिनोमिनेटर सिर्फ इधर लेके गए. Now let's open out those brackets. Now I am interested in finding out saving. कितना मटेरियल सेव हुआ? तो सेविंग कितना हुआ? सेविंग ऑफ कॉपर कैसे मिलेगा मुझे? किसमें ज्यादा कॉपर लगा है? टू वाइंडिंग में ऑब्वियसली. तो सेविंग कैसे निकालू कॉपर का? फिर फॉर्मूला डायरेक्टली. हाँ बोलो जय. सेविंग ऑफ कॉपर अगर मैंने टू वाइंडिंग की जगह पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज किया फॉर द सेम रेटिंग, कितना कॉपर सेव होगा? टेल मी द फॉर्मूला. ऊपर हमने कुछ लिखा है ना ये सब, उसमें से फॉर्मूला बना नहीं सकते? किसमें सेव हो रहा है? कॉपर. अभी कॉपर को हमने किसमें मेजर किया है? वेट. So now tell me saving of copper. हाँ, वेट से भी कुछ करना पड़ेगा. वेट से ही करना पड़ेगा. तो कौन से वेट्स कंसिडर करूं? weight of two winding minus weight of auto transformer. जो कॉपर का वेट मुझे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लगा है माइनस कॉपर का वेट जो मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर में लगा है. ये इतना डिफिकल्ट है क्या?
अब देखो फॉर्मूला और बताओ ये कहाँ से आएगा, कितना आएगा। कितना आया, कितना आया अंदर, लिखो ना उधर W द टू वाइंडिंग माइनस W ऑटो, W ऑटो का फॉर्मूला मिला है ना, ऊपर पड़ा है उसमें। कितना आया, क्या लिखो आगे, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर माइनस वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर माइनस के इंटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, फिर इसके आगे क्या, ब्रैकेट ओपन करो, बताओ ना क्या आता है ये, माइनस में उर्ला का है के टाइम्स वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, मतलब हमारा जो कॉपर सेव होगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो सेविंग होगा कॉपर में वो किस पे डिपेंड करता है, ये टर्मिनोलॉजी में भी गई नहीं है कौन किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल वगैरह देखा है ना, सेविंग ऑफ कॉपर इज इक्वल टू के इनटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, वेट ऑफ कॉपर इनटू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो सेविंग ऑफ कॉपर किस पे डिपेंड करता है, हाँ किस पे डिपेंड करता है सेविंग ऑफ कॉपर, it depends on K which is a transformation ratio, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो वेट है कॉपर का वो तो रेटिंग के लिए लगने ही वाला है, बट सेविंग कितना होगा who decides that, it is decided by the K, ओके तो ये मेजर सेविंग मुझे कब मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेविंग मुझे कब मिलेगा, जब K का वैल्यू ज्यादा होगा, तो so you write it, I am not going to write, saving of copper depends on K or it is proportional to K. Therefore, maximum saving is achieved when K is maximum.
ओके तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए तो के हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी रहता है, वो जितना आगे जाएगा उतना हमें सेविंग मिलेगा. You can imagine also. But of course, there is some limit because then current will be very high. The primary current step up अगर करना है, तो primary current will be very high. So there are got some limit. We will speak about the step down transformer. For step down transformer, K का range क्या है? What is the range of K for step down transformer? Number of turns into upon N1, right? So K varies from maximum क्या K का वैल्यू रहेगा? स्टेप डाउन ना, तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं कि उसको सेम रख सकते हैं, मतलब N1 is equal to N2, तो K क्या होगा 1 एंड मिनिमम थियोरेटिकली कितना होता है 1 से नीचे ना, so वो 0 होगा थियोरेटिकली, आई एम नॉट सेइंग प्रैक्टिकली. सो K theoretically varies from 0 to 1. So let's consider two cases. Case number 1, जहां पे K is 0.9. K is 0.9. मतलब let's say N1 is 100 number of turns in primary, तो N2 कितना होगा? N1 is 100, तो N2 कितना होगा? K क्या है? N2 upon N1 ना, 90. Alright, N2 will be equal to 90. So the transformer will look like this. कि आपका ये प्राइमरी है, I am not right, of course drawing the 100 number of turns, and you are taking secondary from here. ये 100 है and ये 90. Let's consider another case where K is 0.2. Again, if I say N1 is 100, तो N2 कितना रहेगा? N2 20 रहेगा. मतलब इस केस में okay. So I have drawn these cases. I have deliberately drawn these cases. First finish drawing that. Alright? It will again come. वो हम अलग से ही डिस्कस करते हैं. Now what about another advantages? हमने पहले सेविंग किया, अभी और किस में सेविंग होगा? सिर्फ कॉपर में सेविंग होगा क्या? और क्या क्या सेव होगा? कोर मटेरियल और क्या सेव होगा? और कौन सा मटेरियल होता है ट्रांसपोर्ट में? इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सब कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा?
जिसके वजह से एक एडवांटेज है कि इसका कॉस्ट कम होगा और दूसरा एडवांटेज मटेरियल कम हो गया, स्पेस, साइज एंड स्पेस। और क्या कम होगा रे? कॉपर कम हुआ, कॉपर लॉसेस। लॉसेस कम होगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी विल इंक्रीज एंड और क्या देखा था हमने पैरामीटर? एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होगा? बढ़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, लॉसेस कम होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए अच्छे केस में? कम होना चाहिए। सो वोल्टेज रेगुलेशन विल रिड्यूस बिकॉज E2 माइनस V2 जो है वो कम होगा। द डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस V2 विल रिड्यूस। ओके, सो ये अनदर एडवांटेजेस है। इसमें काफी सारे एडवांटेजेस हमने कवर कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। मतलब हर कोई चीज जो अच्छी दिखती है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मतलब हम क्लास में स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके एडवांटेजेस है, उतने डिसएडवांटेजेस भी है ना। Then it becomes mandatory for you to watch, to check the notebook and everything. तो ऐसे ही इसके जो एडवांटेजेस है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, that there is something जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। वेरी गुड। So electrical isolation is not provided or it's not available in auto transformer. अभी इसका कितना बड़ा डिसएडवांटेज है वो उसके लिए मैंने ये केसेस ड्रॉ किए। Now let's suppose we'll consider कि ये जो वाइंडिंग है यहाँ पे, हाँ, ये वाइंडिंग में एक वाइंडिंग ओपन हो गई। There is open circuit fault on the सेकेंडरी साइड में। ये कॉमन वाइंडिंग में ओपन हो गया, ये ऊपर वाले वाइंडिंग में नहीं, कॉमन वाले वाइंडिंग में ओपन हो गया। अभी क्या होगा? सपोज आई हैड हियर, मेरे पास लेट्स से 100 वोल्ट था, यहाँ पे 90 वोल्ट। सिमिलरली हियर 100 वोल्ट एंड ये 20 वोल्ट। ओके, क्या होगा इसकी वजह से? ये ओपन हो गया, हाँ, कंडक्शन नहीं होगा, एवरीथिंग भी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन भी नहीं होगा बिकॉज करंट फ्लो नहीं होगा ना, ये ओपन हो गया है। बट यहाँ पे कुछ ओपन हुआ है क्या? नहीं। दिस कंडक्टर, दिस कनेक्टिविटी एंड दिस कनेक्टिविटी ये अभी भी है, तो ये कनेक्टिविटी एंड ये कनेक्टिविटी इट इज स्टिल देयर, जिसके वजह से अगर यहाँ पे 100 वोल्ट अभी भी होगा तो ये 90 वोल्ट की जगह पे यहाँ पे 100 वोल्ट आएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट 90 वोल्ट में चलना चाहिए था या जहाँ पे मुझे 90 वोल्ट देना थे वहां पे कितना वोल्ट आ गया? दिस इज स्टिल बेटर। अगर यही फॉल्ट इधर हुआ जहां पे 20 वोल्ट जाना चाहिए था वहां पे 100 वोल्ट जाए। Therefore, auto transformer is not used in power industry. जहां पे आपको सिर्फ कम वोल्टेज, मतलब 190 की जगह पे 100 आए फॉर सम टाइम कैन बे, तो ये सिर्फ बहुत ही कम सेट डाउन रेशियो बहुत ही ज्यादा है, नियर यूनिटी, तो देयर यू कैन यूज।
बट जहाँ पे स्टेप डाउन रेशियो मतलब आप अगर कहोगे कि हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर से रिप्लेस करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी आपको 415 की जगह पे 11 kV आएगा, 11,000। ठीक है, so that is why auto transformer is not used for power or as a power or distribution transformer, but हमारा जो ये डिमर है, वेरिएबल सप्लाई जहाँ पे होने चाहिए वहां पे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इज दैट क्लियर? ओके,